धन्यवाद महोदय। निश्चय ही आपके अनुभवजन्य विचार हम सभी युवाओं के लिए दिशा सूचक होंगे। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शाहों के शाह। ऐसे साधु स्वभाव वाले व्यक्तित्व इस सभागार में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री बालकिशन जी, जो वर्तमान में सह क्षेत्र संगठन मंत्री विद्या भारती उत्तर क्षेत्र का दायित्व संभाले हुए हैं। आप 28 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रचारक हैं। आपने लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की है। प्रचारक जीवन से पहले आप भारतीय वायुसेना तथा बैंक में भी सेवारत रहे हैं। आपने हरियाणा में जिला व विभाग प्रचारक के दायित्वों का निर्वहन किया है। आपको 2010 में विद्या भारती हरियाणा प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व मिला। 2019 से वर्तमान दायित्व के नाते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, लेह लद्दाख में आप प्रवास कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा, हर श्वास में माँ भारती के प्रति कृतज्ञता आपको विलक्षण बनाती है। इतना विशाल दायित्व समृद्ध आनंदमय कोश के बिना संभव नहीं है, नहीं निभाया जा सकता। मैं मंच पर महोदय आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत माता की वंदे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की ओर से आयोजित इस विचार गोष्ठी के अंतर्गत मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित माननीय इंद्रेश कुमार जी, आज के मुख्य वक्ता, आज की सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दीप्त धर्मानी जी, कुलगुरु चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, कुल सचिव सुरेंद्र कौशिक जी, सौरभ चौधरी जी, भूपेंद्र धर्मानी जी, वीपी यादव जी, इस विभाग के विभाग संचालक माननीय सत्यनारायण जी, इस सभागार में आज की गोष्ठी में उपस्थित अन्य महानुभावजन, फैकल्टी मेंबर्स और देश का भविष्य निर्माण करने वाले ऐसे हमारे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड की परीक्षा में कोर्स में पढ़ाई करने वाले हमारे होनहार भविष्य के आचार्य बंधु भगनी, सबको मैं बहुत सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, अपना अभिवादन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। आज की गोष्ठी के विषय के अवसर पर जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये बहुत ही गोष्ठी का ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम सबको एक दिशा मिलने वाली है। और ये गोष्ठी ऐसे अवसर पर हो रही है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। दोनों को मैं कोरिलेट इससे कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य और सभी शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य एक ही है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से काम कर रहा है वो काम है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना। और तब से लेकर के अभी तक 100 वर्ष हो गए हैं। संघ के कार्य का एकमात्र लक्ष्य यही रहा है, अभी भी यही है। और शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के माध्यम से भी हम सब इन विषयों को लेकर जा रहे हैं कि इनको करने से ही समाज का परिवर्तन होगा, ऐसी अपेक्षा लेकर के समाज में जा रहे हैं। हम शिक्षा संस्थान में बैठे हैं तो शिक्षा संस्थान के नाते से विचार करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। किसी ने कहा है कि मानव को मानव बनाना ही शिक्षा कहलाती है। इसलिए मानव को मानव बनाने का मतलब क्या हुआ? द्विज शब्द प्रयोग किया गया। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। एक जन्म माँ की पेट से होता है, दूसरा जन्म आचार्य की पेट से होता है, अर्थात आचार्य के द्वारा निकलता है, इसलिए द्विज बनता है। उसी प्रक्रिया को कहा है मानव से निर्माण, मानव बनाने की प्रक्रिया को। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बातें कही होंगी शिक्षा को लेकर के। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये भी शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। यहाँ पर हम 3 संस्थाओं को नाम कोट लेकर चल रहे हैं। एक चौधरी विश्वविद्यालय जो हमारा जिसके अंदर आयोजन हो रहा है, दूसरा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, उनके क्षेत्रीय संयोजक आने वाले थे, किसी कारण से नहीं आ पाए, और दूसरा डीएचई आदरणीय सौरभ चौधरी जी उसके अध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा विकास के माध्यम से। ऐसे 3 संस्थानों के माध्यम से ये सेमिनार चलने वाली है।
12 महीने के 12 विषय रहने वाले हैं और सबके अंतर्गत सब विषय जुड़े हुए हैं। जैसे पंचकोशीय विकास की बात आज कर रहे हैं, पंचकोशीय विषय में से एक विषय आज लिया जा रहा है, बट ये एक मात्र नहीं है, बाकी 4 विषयों के अंतर्गत भी चर्चा इसकी रहने वाली है। अर्थात पंचकोशीय विकास 5 विषयों के माध्यम से समांतर रहने वाला है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कल्पना ये आवश्यक है। दूसरा, हम सब जब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा मात्र डिग्रियां दिलाना नहीं है, शिक्षा मात्र व्यक्ति को रोजगार दिलाना नहीं है, शिक्षा मात्र कैरियर की कल्पना संकल्प देने वाला नहीं है। मैं बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं आप सबको कि शिक्षा नीति में जो 3 बातें आई हैं, वो 3 बातें क्या हैं कि शिक्षा नीति 2020 जिसके अंतर्गत अपेक्षा की गई है कि शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा अर्थात सबको शिक्षा समान मिले, बिना भेदभाव के मिले, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा कहा गया है कि शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा का सम्मान अर्थात प्रारंभिक शिक्षा बालक की मातृभाषा में होनी अपेक्षित है। मातृभाषा पूरे देश में जो शेड्यूल्ड भाषा हैं 22 भाषाएं हैं, बाकी स्थानीय भाषाएं बहुत सारी हैं। इस प्रकार से उन भाषा के अंतर्गत बालक को मातृ शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात जो कही गई है, ये एनईपी के अंतर्गत हम सब जो बालक इस शिक्षा के माध्यम से निर्माण हो गए, उस समय से उत्तम कोटि के छात्रों को आचार्य बनने का मौका मिलना चाहिए। अर्थात इतनी अपेक्षा की गई है। अब तक क्या हो रहा है कि उच्चतम कोटि के बालक कहाँ जाते हैं? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए। लेकिन शिक्षा नीति कहती है उच्चतम कोटि के छात्रों को आचार्य बनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जैसा आचार्य वो बनेगा वैसा बालक आगे वो निर्माण करने में सफल होगा। इसलिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इस श्रेणी में आपने आचार्यत्व का धर्म निभाने के लिए राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे लिया है। ये बहुत बड़ी बात आपके लिए मैं जो बताना चाहता हूँ। ऐसा शिक्षा नीति की बात। IKS की बात आ रही है। IKS में एक शब्द बदलना होगा। भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम की जगह भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात भारतीय नॉलेज सिस्टम, अंग्रेजी में बोलेंगे तो अर्थात भारत को भारत कहें, वाई इंडिया, इंडिया क्यों बोलना है, ऐसा अभियान भी देश में चल रहा है। इसलिए यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि हम भारतीय नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग करेंगे। शिक्षा नीति का सही मायनों में और भाषा का सम्मान का भाव भी व्यक्त होता है। तीसरी बात, शिक्षा नीति के अंतर्गत हम जब विचार करते हैं, शिक्षा नीति मल्टीलिंग्विस्टिक, ये तो बता दिया, 3 भाषाओं को आधार बनाया गया है। एक भाषा अपनी हिंदी भाषा मातृभाषा जिसे कहते हैं, एक अन्य 22 भाषा में से कोई भी, और तीसरी फॉरेन भाषा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो कहीं पर अंग्रेजी ज़्यादा है, कहीं के पर चाइनीज़ भी लेने वाले हैं, कहीं फ्रांच भी लेने वाले हैं। ऐसा त्रिभाषा सिस्टम इसमें शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाला है। अब जो एक मूल बात जो बताने जिसके लिए आज गोष्ठी का आयोजन किया रहा है, वो है समग्र विकास या सर्वांगीण विकास, जिसके लिए वास्तव में कल्पना देने की बात इस गोष्ठी में की गई है। विद्या भारती की ओर से बताना चाहता हूँ, विद्या भारती इस बात को लेकर के 1952 से चल रही है। 1952 से हमारा लक्ष्य जो वर्णन किया गया है, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। ये कल्पना जो एनईपी आज कह रही है 2020 में जो आई है, अपन कब से करते आ रहे हैं। जैसा बताया आदरणीय धर्मानी जी ने कि विद्या भारती का कार्य मात्र शिक्षा देना नहीं है, संस्कार युक्त शिक्षा देने की गारंटी है विद्या भारती। और विद्या भारती 1952 से पूरे देश में 25,000 संस्थानों को साथ लेकर चल रही है, इसलिए विश्व में सबसे बड़ा एनजीओ है विद्या भारती। इस विद्या भारती के अंतर्गत हम जब पंचकोश की विकास की बात करते हैं, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। पंचकोशीय विकास केवल बातों से नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, भाषण से भी नहीं होगा, कार्य पद्धति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब तक हम दिनचर्या में टाइम टेबल में तय नहीं करेंगे कि प्रतिदिन बालक को पंचकोशीय विकास की दृष्टि से कोई न कोई एक विषय रोज देना चाहिए। इसलिए एनईपी ने भी कहा है 10 days बैगलेस स्कूलिंग, अर्थात 10 दिन बालक बैग लेके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों गतिविधि होगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। रोजाना किताबें कापियों से ही अगर खेलना काम करना पड़ेगा तो विकास हो नहीं सकता।
इसलिए एनईपी ने इस बात का फोकस किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि आज इस विषय में हम सब केवल एक विषय को लेकर चल रहे हैं, अन्नमय कोश। आदरणीय सौरभ चौधरी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, हम सब देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। इसकी विकास की दो ही बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं, आहार और शारीरिक व्यायाम। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, करो योग न हो रहो निरोग। रोजाना योग के लिए समय निकाल लेंगे। अनेक बातें। 21 जून पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तय हो गया है। किसके कारण से? अपने भारत के कारण से। इसलिए इसके कारण से अपना भारत विश्व गुरु बनने को बढ़ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। गीता की चर्चा आई है, गीता की जयंती अंतर्राष्ट्रीय जयंती बन गई है। दुनिया में गीता को स्वीकार किया जा रहा है, अपनी अपनी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये बात यूँ कोट करना चाहता हूँ कि गीता में जीवन शैली की चर्चा आ रही है। वो जीवन शैली कौन सी? जो गीता में वर्णित है। उसी जीवन शैली के माध्यम से अगर हम अपना विकास करेंगे तो निश्चित ही सर्वांगीण विकास की बात आ रही है, पंचकोशीय विकास की बात आ रही है, या व्यक्ति निर्माण की बात आ रही है, या शिक्षा के मूल उद्देश्य की बात आ रही है। जब तक हम सहारा नहीं लेंगे योग का, गीता का, पंचकोश का और शिक्षा नीति का, इन चारों को मिलाकर के हम चलेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन की दिशा, शिक्षा की दिशा और सभी संस्थानों की दिशा एक होगी और इस काम में हम सफल होंगे। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आज की गोष्ठी के आयोजन के लिए, बल्कि पूरे वर्ष भर चलने वाली गोष्ठी के आयोजन के लिए इस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को साधुवाद, बधाई देते हुए और सफलता की शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरणा से भरे हुए विचारों के लिए।